नमस्कार, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आज का अपना टॉपिक स्विच। तो आइए आज पढ़ते हैं स्विच क्या है। और ये हमारा स्विच नहीं, इस स्विच के बारे में आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग इस स्विच के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं स्विच हमारे पास क्या है, किस तरह से काम करते हैं। स्विच की अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्विच हमारे पास एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस का मतलब ये हमारे पास हुआ कि जब भी हम लोग स्विच की बात करें तो अगर PC1 PC2 को डाटा सेंड करना चाहता है तो ये सबसे पहले स्विच के पास जाएगा और स्विच इस डाटा को सिर्फ और सिर्फ PC2 के पास पास करेगा। PC3 या अगर हमारे स्विच से और कोई PC कनेक्टेड है तो उन सारे PC को ये फ्रेम नहीं पास करता है। इसीलिए इसे कभी कभी हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस के रूप में काउंट करते हैं। स्विच मैक एड्रेस के बेस पे काम करता है। क्योंकि स्विच हमारे पास डाटा लिंक लेयर के डिवाइस है तो इसे मालूम है कि किस पीसी का कौन सा मैक एड्रेस है और अगर उस मैक एड्रेस को एक्सेस करना है तो किस वे से हम लोग एक्सेस करेंगे। एक छोटा सा और टर्म्स कि जब भी हम लोग स्विच की बात करें, स्विच फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब ये हुआ, ये डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए दो अलग अलग पाथ का इस्तेमाल करता है। यानी स्विच के नेटवर्क में कभी भी कोलिजन हमारे पास नहीं होता है। यानी अगर स्विच और हब में एक कंपेयर हमारे पास किया जाए, सपोज ये हमारे पास हब है और इस हब से हमने 4 पीसी कनेक्ट किए हैं, PC1 PC2 PC3 और PC4। और PC1 PC4 को डाटा सेंड करना चाहता है, ठीक उसी समय PC3 भी PC4 को डाटा सेंड करेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप हब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके बीच में कोलिजन आपके पास हो जाता है। यानी दोनों पैकेट जो है वो आपस में टक्कर करते हैं और डाटा आपका लॉस हो जाता है। जबकि अगर हम लोग स्विच की बात करें तो चूंकि स्विच फुल डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं, यानी सेंडिंग और रिसीविंग के लिए ये दो अलग अलग पाथ का इस्तेमाल करता है, तो इनके बीच में कभी भी कोलिजन हमारे पास नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जब भी हम लोग स्विच की बात करें तो स्विच हमेशा ही फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक देखा जाए तो हमारे पास यह है कि स्विच में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन और बहुत सारे कोलिजन डोमेन हमारे पास होते हैं। तो आइए समझते हैं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन हमारे पास होता क्या है। सपोज यह हमारा एक नेटवर्क डिवाइस है और इस नेटवर्क डिवाइस से हमने कुछ पीसी कनेक्ट करके रखे हुए हैं। तो अगर PC1 एक ब्रॉडकास्ट करता है तो क्या PC2 PC3 PC4 PC5 क्या इसे सुन पाएंगे? अगर आपका आंसर यस है कि हाँ, अगर PC1 अगर ब्रॉडकास्ट करता है तो PC2 PC3 PC4 PC5 इन सारे ब्रॉडकास्ट को लिसन करेगा, इन सारे ब्रॉडकास्ट को सुनेगा। तो टेक्निकल वर्ड में हम लोग ये बोलते हैं PC1 PC2 PC3 PC4 और PC5 ये हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के पार्ट है। यानी ब्रॉडकास्ट डोमेन उस लॉजिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन में जितने सारे डिवाइस हैं, अगर कोई भी डिवाइस अगर ब्रॉडकास्ट करेगा तो उस ब्रॉडकास्ट डोमेन में जितने सारे डिवाइस हैं उन सारे डिवाइस को वो ब्रॉडकास्ट हमारे पास सुनाई देगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ब्रॉडकास्ट डोमेन के रूप में काउंट करते हैं। कोलिजन डोमेन की बात करें कि अगर PC1 PC2 को डाटा सेंड कर रहा है, ठीक उसी समय अगर PC2 PC3 को डाटा सेंड कर रहा है तो क्या उनके बीच में टक्कर होगी? अगर आपका आंसर यस है, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ PC1 PC2 PC3
हमारे पास सेम कोलिजन डोमेन में हैं। और अगर आपका आंसर नो है कि नहीं, जब PC1 PC2 को डाटा सेंड करेगा, ठीक उसी समय में अगर PC2 PC3 को डाटा सेंड करेगा तो उनके बीच में टक्कर नहीं होगी। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ PC1 PC2 PC3 डिफरेंट कोलिजन डोमेन में, डिफरेंट कोलिजन डोमेन में। यानी कोलिजन डोमेन वो एक लॉजिकल एरिया है जहां अगर सेम पीसी या कोलिजन डोमेन में जितने सारे डिवाइसेस हैं, अगर एक साथ डाटा को सेंड करते हैं तो उनके बीच में टक्कर हो जाती है। तो जब हम लोग स्विच की बात करें, अगर ये डिवाइस हमारे पास स्विच है, अगर ये डिवाइस हमारे पास स्विच है तो इस स्विच में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट होते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि अगर PC1 ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये PC2 PC3 PC4 PC5 सबों को सुनाई देगा। और एक स्विच में हमारे पास मल्टीपल कोलिजन डोमेन होते हैं और स्विच के जितने सारे पोर्ट होते हैं वो सारे पोर्ट आपस में एक सेपरेट कोलिजन डोमेन क्रिएट करते हैं। यानी अगर PC1 PC2 या PC2 PC3 को एक साथ डाटा सेंड कर रहा है तो इनके बीच में आपके पास टक्कर नहीं होता है। तो ये स्विच की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जब भी हम लोग स्विच की बात करें तो स्विच में हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे और हमारे पास मल्टीपल कोलिजन डोमेन होंगे। अगर इस स्विच की जगह हम लोग हब का इस्तेमाल करते हैं सो हब में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक कोलिजन डोमेन हमारे पास होते हैं। यानी अगर ये हब है तो अगर PC1 एक ब्रॉडकास्ट को परफॉर्म करता है तो ये PC2 PC3 PC4 PC5 या हब से और जितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबों को सुनाई देगा। और हब में एक कोलिजन डोमेन होता है। इसका मतलब ये कि अगर PC1 PC2 को डाटा सेंड कर रहा है, ठीक उसी समय में अगर कोई दूसरा डिवाइस किसी तीसरे डिवाइस को डाटा सेंड कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है और उनके बीच में आपके पास टक्कर हो जाती है। सो अगर आप एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके नेटवर्क में जितना ज्यादा ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा और जितना ज्यादा कोलिजन डोमेन होगा, आपका नेटवर्क उतना ही बेटर वे से हमारे पास काम करते हैं। सो अगर हब और स्विच में कंपेयर करें तो एक और डिफरेंस जो हमारे पास है कि हब में कोलिजन हमारे पास होते हैं क्योंकि उसके पास सिंगल कोलिजन डोमेन होते हैं, जबकि स्विच में कोलिजन नहीं होता है क्योंकि यहाँ आपके पास मल्टीपल कोलिजन डोमेन हमारे पास होते हैं। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ स्विच। टाइप्स ऑफ स्विच, हमारे पास बहुत तरह के स्विच होते हैं। एक हमारे पास स्विच होते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्फ़िगरेबल स्विच। एक ऐसा स्विच जिसको आप प्लग एंड प्ले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्मली हमारे पास नॉर्मल स्विच होते हैं और इसमें हमारे पास बहुत सारे पोर्ट होते हैं। एक स्विच में मैक्सिमम 48 पोर्ट होते हैं और आप इसे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, ऐसे स्विच को मार्केट से परचेज करके लाना है और इसके साथ सिस्टम को अटैच करना है और आपका नेटवर्क जो है वो हमारे पास क्रिएट हो गया। ये स्विच नॉर्मली आपको छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा देखने को आपके पास मिलेगा। क्योंकि आप नॉन कॉन्फ़िगर्ड स्विच को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से आपका इस स्विच पे बहुत ज्यादा कमांड नहीं होता है। सेकेंड जो हमारे पास स्विच है दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेबल स्विच। एक ऐसा स्विच जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप इसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं, आप इसमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस पोर्ट से कौन सा पीसी हमारे पास कनेक्टेड होगा। हम लोग यहाँ सिक्योरिटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इस स्विच को अच्छे वे से मैनेज आपके पास कर सकते हैं। नो डाउट, चूंकि यहाँ मैनेजमेंट की आपके पास लॉजिक है, चूंकि आपको कॉन्फ़िगरेबल स्विच में सिक्योरिटी आपको पास ज्यादा मिलती है, नॉन कॉन्फ़िगरेबल स्विच में सिक्योरिटी हमारे पास कम मिलती है, तो मार्केट में इसकी जो कॉस्ट हमारे पास है ये काफी कम है।
और इसकी कॉस्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप एक सिक्योर नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो तो नॉर्मली हम लोग कॉन्फ़िगरेबल स्विच की बात करते हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्फ़िगरेबल स्विच से ही हमारे पास रिलेटेड। एक छोटा सा और टर्म्स आप देख सकते हैं कि जब भी हम लोग स्विच की बात करें, सिस्को जितने सारे स्विच को क्रिएट करती है उसमें भी हमारे पास दो तरीके के स्विच हैं। एक हमारे पास है लेयर 2 स्विच और दूसरे हमारे पास स्विच है लेयर 3 स्विच। लेयर 2 स्विच एक ऐसा स्विच है जो कि लेयर 2 यानी डाटा लिंक लेयर पे काम करते हैं और इसे मैक एड्रेस की लॉजिक आपके पास मालूम होती है। जबकि लेयर 3 स्विच एक ऐसा स्विच है जो कि डाटा लिंक लेयर एज वेल एज नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो ऐसे स्विच पे हम लोग डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर की जो बेनिफिट्स है वो हम लोग आपके पास अप्लाई कर सकते हैं। और ये कुछ स्विच जो कि सिस्को आपके पास क्रिएट आपके पास करती है अलग अलग पर्पस के लिए। 1900, 2950, 2960 ये हमारे पास एक्सेस लेयर के स्विच है। यानी इस स्विच का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग उस समय करते हैं जब एक छोटे से एरिया में मुझे अपने नेटवर्क में डाटा को ट्रांसफर करने की जरूरत है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच हमारे पास 3550, 3560, 3750, 4500, 5500 ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच हैं। जबकि कोर लेयर के स्विच अगर एग्जांपल देखा जाए दैट इज कॉल्ड 6500। तो जब भी आप सिस्को के स्विच को परचेज करें तो आप ये देख लीजिए कि आपको एक्सेस लेयर का स्विच चाहिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच चाहिए या फिर कोर लेयर के स्विच की आपको जरूरत है। जब भी हम लोग स्विच की बात करें तो स्विच बेसिकली 3 तरह के काम को परफॉर्म्स करता है और इसे हम लोग फंक्शंस ऑफ स्विच के नाम से जानते हैं। स्विच का पहला जो काम है वो हमारे पास है एड्रेस लर्निंग। एड्रेस लर्निंग के बाद स्विच एक और काम को परफॉर्म्स करता है और इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड एंड फिल्टर डिसीजन। और स्विच का एक और काम वह है लूप अवेयरनेस। यानी जब भी हम लोग स्विच की बात करें तो बेसिकली स्विच हमारे पास 3 तरह के काम को परफॉर्म्स करता है। एक एड्रेस लर्निंग, दूसरा फॉरवर्ड एंड द फिल्टर डिसीजन और तीसरा लूप अवेयरनेस। तो आइए देखते हैं ये तीनों फेजेज हमारे पास क्या है। तो वी फर्स्ट स्टार्ट द एड्रेस लर्निंग। और ये एड्रेस लर्निंग जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक स्विच है 24 पोर्ट्स के और इसमें हमने 4 पीसी हमारे पास कनेक्ट करके रखे हैं। ये PC1, PC2, PC3 और ये PC4। चूंकि स्विच डाटा लिंक लेयर में काम करते हैं तो प्रत्येक पीसी के अपने एक मैक एड्रेस भी हैं। एज्यूम करते हैं कि PC1 का जो मैक एड्रेस है वो हमारे पास है AA, PC2 का जो मैक एड्रेस हमारे पास है वो हमारे पास है BB, PC3 का जो मैक एड्रेस है वो हमारे पास है CC और PC4 के जो मैक एड्रेस हैं वो हमारे पास है DD। फर्स्ट टाइम जब स्विच हमारे पास ऑन होता है तो ये हब की तरह बिहेव करता है। यानी स्विच को नहीं मालूम होते हैं कि उसकी किस पोर्ट से कौन सा मैक एड्रेस हमारे पास कनेक्टेड है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्विच एक टेबल का इस्तेमाल करता है। इस टेबल को हम लोग कैम या फिर हम लोग मैक टेबल के नाम से जानते हैं। और बाय डिफॉल्ट जब आप स्विच को फर्स्ट टाइम ऑन करते हो तो कैम या मैक टेबल में कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता है और ये बिल्कुल ब्लैंक एक टेबल हमारे पास होता है। जब PC1 यानी जिसका मैक एड्रेस हमारे पास AA है, अगर वो मैक एड्रेस DD को डाटा एक सेंड करना चाहता है तो स्विच फर्स्ट टाइम हब की तरह बिहेव करता है। यानी AA पोर्ट नंबर 1 को डाटा पास करेगा और जब ये डाटा स्विच के पास पहुंचता है तो स्विच चूंकि इसे मालूम नहीं है कि DD हमारे पास कहां है तो यह PC2 को, PC3 को, PC4 को
सबों को ब्रॉडकास्ट करता है कि हे आई वांट टू सेंड द डाटा टू द डीडी, मुझे डीडी के पास डाटा भेजना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि डीडी कहाँ है। तो ये डीडी के लिए डाटा है, जिनका डाटा है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वो डाटा डी के लिए है, सो बीबी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, सीसी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन डीडी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और स्विच को दो मैक एड्रेस के बारे में मालूम चलेगा कि पोर्ट नंबर 1 से जो मैक एड्रेस हमारे पास कनेक्टेड है वो हमारे पास है ए, और पोर्ट नंबर 4 से जो मैक एड्रेस कनेक्टेड है वो हमारे पास है डी। ठीक उसी तरीके से कभी PC2 PC3 को डाटा सेंड करेगा और कुछ समय के बाद इसे ये मालूम चल जाएगा कि पोर्ट नंबर 2 से जो मैक एड्रेस कनेक्टेड है वो हमारे पास है बीबी, और पोर्ट नंबर 3 से जो मैक एड्रेस कनेक्टेड है वह हमारे पास है सीसी। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एड्रेस लर्निंग के रूप में काउंट करते हैं, या एड्रेस लर्निंग के रूप में हम लोग इसे समझते हैं। यानी एड्रेस लर्निंग हमारे पास क्या है, क्योंकि स्विच फर्स्ट टाइम आपके पास स्टार्ट होता है, उसे नहीं मालूम है कि कौन सा मैक एड्रेस किस पोर्ट से कनेक्टेड है, तो इसके लिए वो हब की तरह बिहेव करता है, वो ब्रॉडकास्ट मेथड का इस्तेमाल करता है और वो अपने टेबल को बिल्ड करता है, जिसे हम लोग कैम या मैक टेबल के नाम से जानते हैं। और ये शायद कैम और मैक टेबल हमारे पास इसी तरीके से होते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि फास्ट इथरनेट 0/1 से ए कनेक्टेड है, 2 से बीबी कनेक्टेड है, 3 से सीसी कनेक्टेड है और 4 से डीडी कनेक्टेड है। एक बार जब मैक एड्रेस का टेबल आपके पास क्रिएट हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में स्विच आपके पास सेकेंड फंक्शंस को अप्लाई करता है, जिसे हम लोग फॉरवर्ड एंड फिल्टर डिसीजन के रूप में हम लोग आपके पास काउंट करते हैं। एक बार जब आपका मैक एड्रेस क्रिएट हो गया, अब क्या होगा कि अगर ए डी को डाटा सेंड करना चाहता है तो ये सबसे पहले स्विच के पास जाएगा और स्विच अपने मैक टेबल को चेक करेगा कि इस टेबल में डीडी को कौन से पोर्ट कनेक्ट किए हुए हैं, और ये देख रहा है कि अगर मैं डीडी को डाटा सेंड करना चाहता हूं तो मुझे डाटा पोर्ट नंबर 4 से हमारे पास करने की जरूरत है, और ये सिर्फ और सिर्फ डाटा पोर्ट नंबर 4 को पास करेगा, सीसी और बीबी को डाटा हमारे पास नहीं जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉरवर्ड एंड फिल्टर डिसीजन के नाम से जानते हैं। आपको यहां एक और बात समझने की जरूरत है, क्योंकि पीसी यूजर द्वारा आसानी से एक्सेसिबल होते हैं, सो अगर किसी यूजर ने PC3 जो कि पहले स्विच नंबर 3 के साथ में कनेक्टेड था, इस वायर को निकाल के इसने पोर्ट नंबर 4 में कनेक्शंस कर दिया, यानी अब पोर्ट नंबर 4 से PC3 कनेक्टेड हैं और PC4 के वायर को इसने PC3 में कनेक्ट कर दिया। तो फिर क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में अगर PC1 यानी मैक एड्रेस AA PC4 यानी मैक एड्रेस DD को डाटा सेंड करना चाहता है तो वो सबसे पहले स्विच के पास जाएगा। क्योंकि स्विच के पास मैक या कैम टेबल बने हुए हैं तो वह मैक एड्रेस टेबल यानी मैक टेबल को चेक करेगा और ये देखेगा कि अगर मैं DD को डाटा सेंड करना चाहता हूं तो मुझे पोर्ट नंबर 4 से डाटा को सेंड करना है। और जब वो पोर्ट नंबर 4 से डाटा को सेंड करेगा तो वो डाटा PC4 के पास नहीं बल्कि PC3 के पास पहुंच जाएगा, जिसका मैक एड्रेस CC है। और चूंकि ये कंप्यूटर गलत या चूंकि ये डाटा PC3 के लिए हमारे पास नहीं था तो PC3 इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस हमारे पास होता है तो स्विच को ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं मैक एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हमारे पास आ गए और ये फिर से हब की तरह बिहेव करने लगता है और फिर से वो एड्रेस लर्निंग के फेज में चला जाता है।
और एड्रेस लर्निंग के फेज में इसे कुछ समय यानी फिर से इसको ये सारे पोर्ट को समझने की जरूरत है कि किस पोर्ट से कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है। फिर से ये ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर से ये अपने टेबल को क्रिएट करेगा। यानी जितनी बार भी एक यूजर अपने कंप्यूटर के पोर्ट को स्विच के साथ में कनेक्ट करता है या फिर अपने पोर्ट को चेंज करता है, स्विच को एक्स्ट्रा बर्डन आपके पास होता है और एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत होती है। ये स्विच के लिए और आपके नेटवर्क के लिए भी हमारे पास प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है और आपका नेटवर्क आपके पास डिस्टर्ब आपके पास होता है। नॉर्मली एक स्विच एड्रेस लर्निंग फेज में 15 सेकेंड के लिए आपके पास रहता है, कम से कम 15 सेकेंड तो ये रहेगा ही रहेगा। यानी जितनी बार भी एक यूजर अपने पोर्ट को चेंज करेगा 15 सेकेंड के लिए आपका स्विच अपने आप को डिस्टर्ब आपके पास कर लेता है, क्योंकि उसके मैक एड्रेस में आपके पास कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। सो अगर आप ये चाहते हो कि इस तरह के काम हमारे नेटवर्क में ना हो, सो इसको स्टॉप करने का सबसे आसान जो तरीका है कि आप ये रिस्ट्रिक्ट करो कि आपके नेटवर्क में इस तरह के जो प्रैक्टिसेस है वो प्रैक्टिसेस ना हो। और सिस्को इसके लिए कमांड या इसके लिए एक लॉजिक इस्तेमाल करती है जिसे हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना के आपके पास रखा है। तो जब हम लोग उस टॉपिक में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये मुझे समझने की जरूरत है कि जितनी बार भी हम लोग स्विच के पोर्ट को चेंज करते हैं, स्विच को डिस्टरबेंस हमारे पास होता है और वो हमारे नेटवर्क के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो अभी हमने दो टर्म्स पढ़े कि जब भी हम लोग स्विच की बात करें तो स्विच के हमारे पास दो काम हमारे पास है। एक हमारे पास है एड्रेस लर्निंग। इस फेज में स्विच से जितने सारे पीसी कनेक्टेड हैं उन सारे पीसी के वो एड्रेस को लर्न करता है और कैम टेबल या फिर मैक टेबल को आपके पास बिल्ड करता है। जब मैक टेबल या कैम टेबल हमारे पास बन जाते हैं तो ये फॉरवर्ड एंड फिल्टर डिसीजन के मोड में चला जाता है और जो भी डिसीजन लेता है वो फॉरवर्ड एंड फिल्टर टेबल के बेस पे या फिर मैक एड्रेस टेबल के बेस पे या फिर कैम एड्रेस टेबल के बेस पे ये डिसीजन हमारे पास लेता है। इन दो फेज के बाद हमारे पास एक तीसरा फेज हमारे पास है, यह है लूप अवॉइडेंस। तो चलिए देखते हैं लूप होता क्या है। लूप अवॉइडेंस। लूप अवॉइडेंस के पहले हम लोग देखते हैं कि लूप होता क्या है। सपोज ये हमारे पास स्विच है, स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 1 से हमारे पास कुछ पीसी कनेक्टेड हैं, स्विच 2 से हमारे पास कुछ पीसी कनेक्टेड है। मैं चाहता हूं कि ये सारा पीसी इन सारे पीसी के साथ में कनेक्ट करें। ये PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 और PC6। मैक एड्रेस हम लोग ले लेते हैं। एज्यूम किया जाए मैक एड्रेस A होता है, हालांकि मैक एड्रेस 48 बिट्स के होते हैं, तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है। ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F। मैं चाहता हूं कि PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6 के साथ में कनेक्ट करें। तो इसके लिए मुझे ये दोनों स्विच को अटैच करने की जरूरत है। लेकिन अगर ये फेल हो जाता है, ये किसी रीजन से ये जो लिंक है, अगर इस लिंक में हमारे पास प्रॉब्लम आ जाते हैं तो क्या होगा? ऑफ कोर्स स्विच 1 स्विच 2 के साथ में कम्युनिकेट नहीं करेगा। यानी अगर ये लिंक फेल हो जाता है तो PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 और PC6 ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए हम लोग एक सीधा सा सॉल्यूशन हम लोग अप्लाई करते हैं कि अगर ऐसा कुछ कंडीशंस होता है जहां लिंक 1 हमारे पास फेल हो जाए, तो हम लोग क्यों ना ऐसा काम करें कि स्विच 1 और स्विच 2 को हम लोग फिर से एक और लिंक के साथ में कनेक्ट कर दें। यानी अब स्विच 1 स्विच 2 दो लिंक के साथ में कनेक्टेड हैं। अगर एक लिंक फेल हो जाएगा तो दूसरा लिंक हमारे पास काम करेगा।
इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रेड्यूडेंट लिंक के नाम से जानते हैं या मल्टीपल लिंक के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन ये जितना प्रॉब्लम सॉल्व करता है उससे कहीं ज्यादा ये प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अब क्या होगा कि सपोज PC1 PC6 को एक डाटा सेंड करना चाहता है, तो ये सबसे पहले स्विच के पास जाएगा और चूंकि स्विच के पास पोर्ट नंबर 6 या मैक एड्रेस 6 के एड्रेस नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा। और जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये इसे भी सुनाई देगा, ये इसे भी सुनाई देगा, और ये ब्रॉडकास्ट इस पोर्ट से हमारे पास जाएगा, ये हमारे पास इस पोर्ट से हमारे पास जाएगा, और यहां स्विच के पास हमारे पास 2 कॉपी हमारे पास सेम डाटा के हमारे पास पहुंच गए। फिर जब स्विच के पास डाटा यहां पे पास पहुंचते हैं, क्लियर, तो ये स्विच हमारे पास क्या करेगा, ये अपने टेबल को चेक करेगा कि यस आई नो द बेसिकली PC6, ऑफकोर्स ये PC6 को एक डाटा और ये दूसरा डाटा आपके पास करेगा। यानी यहां हमारे पास डुप्लीकेसी ऑफ डाटा हमारे पास क्रिएट होते हैं, जो नेटवर्क के लिए हमारे पास काफी प्रॉब्लमेटिक हमारे पास है। प्रॉब्लमेटिक इस मायने में आप देख सकते हो, छोटा सा अगर एग्जांपल दूं कि ये जो छोटी सी लॉजिक है ये आपके नेटवर्क में कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सपोज ये नेटवर्क एक बैंक का है और आपने बैंक से 1 लाख रुपए विथड्रॉ किए, 1 लाख रुपए आपने अकाउंट से निकाला। तो जब ये स्विच यानी ये डाटा अगर PC6 के पास पहुंचेगा तो यहां से ये बोलेगा यार मैंने 1 लाख रुपया निकाला, ये बोलेगा मैंने 1 लाख रुपया निकाला, और यहां आपको दिखाएगा कि यार आपने 2 लाख रुपए निकाला। आप ये समझ सकते हो ये कितनी बड़ी आपके पास प्रॉब्लम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्विच में एक और प्रॉब्लम जो हमारे पास ऑकर्स आपके पास होते हैं लूपिंग से रिलेटेड, कि अगर PCA यानी अगर हम लोग यहां ये समझते हैं कि PCA यानी सोर्स जो हमारे पास है वो A हमारे पास है, ये PC6 को डाटा सेंड करना चाहता है जिसका मैक एड्रेस मुझे नहीं मालूम है, यानी जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो मुझे नहीं मालूम है। मैं यहां लिखता हूं नोट नोन। सो ऐसे कंडीशंस में ये क्या करेगा, तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी ये डाटा हमारे पास यहां पहुंचेगा, एड्रेस लर्निंग के फेज में ये जाएगा, और ये PC2 को पास होगा, PC3 को पास होगा, स्विच 2 को पास होगा, और ये भी स्विच 2 को पास होगा। कि सपोज ये स्विच में जो ये हमारे पास पोर्ट है, ये पोर्ट नंबर 10 है और ये पोर्ट नंबर 11 है। तो जब ये पोर्ट नंबर 10 का डाटा हमारे पास स्विच 2 में पहुंचेगा, क्योंकि हमारा स्विच लर्निंग एड्रेस लर्निंग फेज में है, सो ये यहां ये लिखेगा कि यस पोर्ट नंबर 10 से कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है, कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है, तो मैक एड्रेस A कनेक्टेड है, क्योंकि डाटा के में जो मैक एड्रेस हमारे पास लिखा होगा वो हमारे पास A लिखा होगा, और क्योंकि इसे जाना क्या है तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसे नहीं मालूम है। हाँ, PC6 में जाना है और ये सर्च करना चाहता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, तो ये इसे भी ब्रॉडकास्ट करेगा, इसे भी ब्रॉडकास्ट करेगा, इसे भी ब्रॉडकास्ट करेगा, और फिर ये इसे भी ब्रॉडकास्ट करेगा। और जब ये यहां पहुंचेगा तो ये चेक करेगा कि हमारे पास सोर्स एड्रेस हमारे पास क्या है, A, और ये कहां से आ रहा है, कहां से हमारे पास आ रहा है, तो ये पोर्ट नंबर 10 से हमारे पास आ रहा है, और यहां ये मेंशन करेगा कि पोर्ट नंबर 10 का मैक एड्रेस हमारे पास क्या है, तो A है। फिर जब ये टेबल हमारे पास आएगा, सो ये इसे भी पास होगा, इसे भी पास होगा, इसे भी पास होगा, और सेम टर्म्स हमारे पास यहां रिपीट होंगे। और इस पोर्ट से हमारे पास जो डाटा पहुंच रहा है, मैं कलर चेंज कर दूं, इस पोर्ट से जो हमारे पास डाटा आपके पास पहुंच रहा है वो यहां भी पास किए जाएंगे, यहां भी पास किए जाएंगे, यहां भी पास किए जाएंगे, और ये फिर रिटर्न होके
फिर से स्विच 1 में हमारे पास आएगा। यानी इस पोर्ट से जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है वो पोर्ट नंबर 11 से इन करेगा, और पोर्ट नंबर 11 से जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो पोर्ट नंबर 10 से हमारे पास इन करेगा। और इस तरह से हमारे पास एक लूप फॉर्म होता है जिसे हम लोग लेयर 2 लूपिंग के नाम से जानते हैं। तो स्विच में नॉर्मली जब आप रिडंडेंटली क्रिएट करते हैं, यानी जब स्विच में दो स्विच को हम लोग मल्टीपल लिंक के साथ में हम लोग आपके पास अटैच कर देते हैं, मल्टीपल पोर्ट के साथ में अटैच कर देते हैं, तो नॉर्मली स्विच में एक लूप आपके पास जनरेट होता है। और ये लूप हमारे पास दो काम करते हैं। एक हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डाटा हमारे पास क्रिएट करता है, और दूसरा हमारे पास एक लूप आपके पास जनरेट कर देता है। और ये दोनों हमारे नेटवर्क के लिए डिस्टर्बेंस का हमारे पास काम करते हैं। सो सीधी से लॉजिक, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। और सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस है कि स्विच 1 और स्विच 2 को हमने दो डिफरेंट केबल के थ्रू, दो डिफरेंट पोर्ट के थ्रू हमारे पास कनेक्ट किए हैं। और हमारी लॉजिक क्या थी कि अगर किसी रीजन से एक हमारे पास फेल हो जाए तो दूसरा लिंक हमारे पास काम करे। लेकिन स्विच हमारे पास क्या कर रहा है, ये दोनों लिंक को एक साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। सो अगर किसी सिचुएशंस में या अगर किसी लॉजिक से हम लोग एक लिंक को हम लोग ब्लॉक कर दें तो ये लूप वाली जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल हमारे पास हट जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा लिंक ब्लॉक होगा, ये लिंक ब्लॉक होगा या फिर ये लिंक ब्लॉक होगा। और इसके लिए स्विच एक कैलकुलेशंस को फॉलो करता है जिसे हम लोग STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, यानी अगर हम लोग स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की बात करें तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल उस समय हमारे पास इस्तेमाल होते हैं जब हमारे पास रिडंडेंट लिंक हो। यानी अगर हमारे पास दो स्विच एक सिंगल लिंक से कनेक्टेड हैं, तो चूंकि यहाँ लूप नहीं क्रिएट हो रहे हैं तो STP की कोई जरूरत आपके पास नहीं है। लेकिन जो ही हम लोग दो स्विच को आपस में कनेक्ट करते हैं दो अलग अलग पोर्ट से, तो यहाँ हम लोगों का लूप हमारे पास क्रिएट हो रहा है। और इस लूप को स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि इन दो लिंक में कोई एक लिंक हमारे पास ऐसा हो जो कि ब्लॉक हो जाए। और वो लिंक कौन सा होगा, उसके लिए जो एल्गोरिदम, उसके लिए जो फॉर्मूला, उसके लिए जो लॉजिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोटोकॉल को, उस लॉजिक को, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग STP के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं STP क्या है और किस तरह से ये लूप को अवॉइड करता है। तो ये हमारा STP, सपोज ये हमारे पास हमारे नेटवर्क में मैंने दो स्विच लिया है, स्विच 1 और स्विच 2। और स्विच 1 और स्विच 2 आपस में फास्ट इथरनेट 0/10 के साथ में कनेक्टेड हैं, और हमने 0/9 के साथ में हमने कनेक्ट किया है। यानी यहाँ एक रिडंडेंट लिंक हमारे पास क्रिएट हो रहा है। तो जब भी हमारे पास STP की बात करें तो STP सबसे पहले ब्रिज आईडी की बात करता है। ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी हमारे पास क्या होते हैं, तो ब्रिज प्रायोरिटी, ब्रिज प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। यानी इस स्विच का अपना एक मैक एड्रेस हमारे पास होगा और इस स्विच का अपना एक प्रायोरिटी वैल्यू होगा। बाय डिफॉल्ट सिस्को के जितने सारे स्विच होते हैं उसका प्रायोरिटी 32768 हमारे पास होते हैं। यानी अगर इस स्विच के ब्रिज आईडी की बात करें तो ये हमारे पास होगा 32768। सपोज इसका मैक एड्रेस हमारे पास है 0000, सपोज ये हमारा मैक एड्रेस है। और इस स्विच का जो हमारे पास मैक एड्रेस है, प्रायोरिटी, चूंकि ये सिस्को के स्विच है तो इसकी प्रायोरिटी हमारे पास हो गए 32768। और एज्यूम कीजिए इसका मैक एड्रेस जो हमारे पास है
00 00 00 और 02। हालांकि मैक एड्रेस हमारे पास टोटल 12 डिजिट के हमारे पास होते हैं। हाँ, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के मैक एड्रेस मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए है। हालांकि ये मैक एड्रेस इस तरह से देखने में हमारे पास नहीं होते हैं। एक बार जब ब्रिज आईडी आपके पास डिसाइड हो जाता है तो स्विच रूट ब्रिज की बात करता है। कौन सा स्विच हमारे पास रूट ब्रिज हमारे पास होंगे। तो दोनों स्विच क्लेम करता है कि मैं रूट ब्रिज आपके पास हूं और ये दोनों आपस में अपने ब्रिज आईडी को एक्सचेंज करते हैं। यानी स्विच 2 हमारे पास क्या बोलेगा कि हमारा जो ब्रिज आईडी है वो हमारे पास है 327680000002 और जो रूट ब्रिज हमारे पास है वो मैं हूं। मैं जो रूट ब्रिज हमारे पास है वो क्या है 327680000002। ठीक उसी तरीके से स्विच 1 क्या बोलेगा कि मेरा ब्रिज आईडी ये है और मेरा जो रूट मैं ही रूट हूं और हमारा जो रूट हमारे पास है वह है 327680000001 और ये इस डाटा को अपने नेबर को यानी दूसरे स्विच को पास करेंगे। यानी जब ये दो डाटा इसके पास पहुंचेगा और ये दो डाटा इसके पास पहुंचेगा सो इन दोनों को मालूम चलेगा कि हमारे नेटवर्क में एक और स्विच है जो कि ये बोल रहा है कि मैं रूट हूं। फिर ये दोनों आपस में आपके पास मैच आपके पास करेंगे कि हमारा ब्रिज आईडी जो हमारे पास है वो 001 है जबकि जो क्लेम कर रहा है उसका ब्रिज आईडी हमारे पास क्या है 0.2 है। और ये जूम करेगा नहीं, मैं ही रूट हूं। क्यों मैं रूट हूं? क्योंकि हमारा ब्रिज आईडी छोटा है। जब ये इंफॉर्मेशन यहां पहुंचेगा तो ये चेक करेगा कि एक और स्विच है जो कि ये बोल रहा है कि मैं रूट हूं और इसके जो हमारे पास ब्रिज आईडी हैं वो हमारे पास हैं 00 00 00 और 01। और जब ये चेक करेगा तो इसे मालूम चलेगा यस मैं रूट नहीं बन सकता हूं क्योंकि हमारा ब्रिज आईडी जो है वो बड़ा है और सामने वाला का ब्रिज आईडी हमारे पास छोटा है। तो इस तरह से ये डिसाइड हमारे पास करता है कि स्विच 1 और स्विच 2 में कौन हमारे पास रूट ब्रिज हमारे पास क्रिएट होगा। एक बार ब्रिज आईडी डिसाइड करने के बाद स्विच क्या डिसाइड करता है कि रूट ब्रिज हमारे पास कौन होगा। और रूट ब्रिज हमारे पास क्या होता है लोएस्ट ब्रिज आईडी। जिस स्विच की ब्रिज आईडी सबसे छोटी रहेगी वो हमारे पास रूट ब्रिज के रूप में हमारे पास काउंट किए जाएंगे। एक बार जब रूट ब्रिज आपके पास काउंट आपके पास हो जाते हैं यानी इस सिचुएशन में स्विच 1 जो हमारे पास है वो रूट ब्रिज के रूप में काउंट किए जाएंगे और स्विच 2 जो हमारे पास है वो नन रूट के रूप में काउंट किए जाएंगे। रूट ब्रिज से जो पोर्ट डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे पास है जैसे मेरे केसेस में FA0/1 ये कनेक्टेड हमारे पास है तो ये हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट के रूप में काउंट किए जाएंगे। डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड इट शुड बी द फॉरवर्डिंग पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉरवर्डिंग पोर्ट हमारे पास होगा यानी यह डाटा को सेंड कर सकता है और डाटा को रिसीव आपके पास कर सकता है। एक बार जब रूट पोर्ट चूंकि अब ये हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट हमारे पास है चूंकि ये दोनों हमारे पास डेजिग्नेटेड हमारे पास पोर्ट हैं ये हमारे पास नन डेजिग्नेटेड पोर्ट के रूप में काउंट किए जाएंगे। नन डेजिग्नेटेड पोर्ट के रूप में काउंट किए जाएंगे और फिर नन डेजिग्नेटेड पोर्ट में ये इलेक्शंस हमारे पास होता है कि कौन सा पोर्ट हमारे पास
ब्लॉक होगा और कौन सा पोर्ट हमारे पास ब्लॉक नहीं होगा। और इसके लिए स्विच सबसे पहले कॉस्ट की बात करता है। इसके लिए स्विच सबसे पहले कॉस्ट की बात करता है। कॉस्ट हमारे पास क्या होते हैं? कॉस्ट हमारे पास क्या होता है? ये सिंपल एक मैथमेटिकल आपके पास फॉर्मूले के बेस पे आपके पास निकाले गए हैं कि अगर आपकी बैंडविड्थ हमारे पास 10 Mbps है तो उसके जो कॉस्ट हमारे पास होंगे वो हमारे पास 100 होगा। अगर आपकी बैंडविड्थ 100 Mbps है तो कॉस्ट जो हमारे पास होगा वो 19 होगा। अगर हमारे पास 1000 Mbps है तो उसकी कॉस्ट हमारे पास होगी 4, और अगर हमारे पास 10,000 Mbps है तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो हमारे पास होगी 2। एज्यूम किया जाए कि रूट ब्रिज और नन रूट ब्रिज यानी स्विच 1 और स्विच 2 हमारे पास 100 Mbps लिंक के साथ में कनेक्टेड हैं। ये लिंक भी हमारे पास 100 Mbps है और ये लिंक भी हमारे पास 100 Mbps है। तो चूंकि 100 Mbps का कॉस्ट हमारे पास 19 आपके पास होंगे, तो अगर ये पोर्ट जो कि नन रूट पोर्ट है, अगर ये रूट को एक्सेस करना चाहेगा तो इसका भी कॉस्ट हमारे पास 19 आएंगे और इसका भी हमारे पास कॉस्ट 19 आएंगे। अगर ये पोर्ट 10 Mbps के साथ में कनेक्टेड होता, ये 100 Mbps के साथ में कनेक्टेड होता, चूंकि 10 Mbps का कॉस्ट 100 है और 100 Mbps का कॉस्ट हमारे पास 19 है, तो ऐसे सिचुएशंस में 100 Mbps आपके पास विनर होता और ये पोर्ट बाय डिफॉल्ट हमारे पास ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन हमारे सिचुएशंस में दोनों आपके पास 100 Mbps के साथ में कनेक्टेड हैं और दोनों के कॉस्ट जो हमारे पास है वो 19 है। सो कॉस्ट के बेस पे ये डिसीजन हमारे पास नहीं ले पाता है। सो अगर कॉस्ट डिसीजन नहीं दे पाता है कि कौन सा रूट हमारे पास बेस्ट है, कौन सा पोर्ट हमारे पास बेस्ट है, तो हमारा स्विच सेकेंड कॉन्सेप्ट को हमारे पास फॉलो करता है और वो हमारे पास है लोएस्ट मैक एड्रेस ऑफ स्विच। और सेकेंड जो हमारे पास टर्म्स हैं, अगर कॉस्ट किसी रीजन से फैसला नहीं कर पाता है तो दूसरी लॉजिक जो हमारे पास होती है वह है स्विच मैक एड्रेस। चूंकि इस कंडीशन में स्विच का मैक एड्रेस FA0/9 और FA0/10 ये दोनों स्विच 2 से हमारे पास बिलोंग करते हैं और स्विच 2 का मैक एड्रेस हमारे केस में 0000002 है। सो ये भी हमारे पास फैसला नहीं कर पाएगा कि कौन सा पोर्ट हमारे पास ब्लॉक हो। हाँ, अगर हमारे पास दो डिफरेंट हमारे पास स्विच होते, हालांकि दो यानी अगर हमारे नेटवर्क में 3 स्विच होते तो 100% हम लोग ये डिसीजन ले सकते थे कि कौन सा पोर्ट हमारे पास ब्लॉक होगा। लेकिन मेरे सिचुएशंस में स्विच के मैक एड्रेस, चूंकि दोनों पोर्ट स्विच 2 के साथ में कनेक्टेड हैं और स्विच का मैक एड्रेस हमारे पास एक ही होता है, तो ऐसे कंडीशंस में ये भी फैसला नहीं कर पाएगा कि पोर्ट नंबर 9 ब्लॉक होगा या फिर पोर्ट नंबर 10 ब्लॉक होगा। अगर कॉस्ट और स्विच का मैक एड्रेस ये फैसला नहीं कर पाता है कि कौन सा पोर्ट हमारे पास ब्लॉक होगा, तो एसटीपी प्रोटोकॉल में हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और वो हमारे पास है लोएस्ट फिजिकल पोर्ट नंबर। लोएस्ट फिजिकल पोर्ट नंबर, और हमारा जो लोएस्ट फिजिकल पोर्ट नंबर है ये हमारे पास 0/9 है और ये हमारे पास 0/10 है। चूंकि 9 हमारे पास स्मॉलेस्ट है, 10 से हमारे पास छोटा है, तो ये हमारे पास विनर हो जाएगा और इस पोर्ट को स्विच जो हमारे पास है वो हमारे पास ब्लॉक कर देगा। सो ये एसटीपी का बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट। एसटीपी नॉर्मली हम लोग उस समय इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास रिडंडेंट लिंक, मल्टीपल लिंक हमारे पास क्रिएट आपके पास होते हैं और मल्टीपल लिंक क्रिएट करने के कारण लूप हमारे पास ऑकर्स होता है, तो लूप को स्टॉप करने के लिए हम लोग एसटीपी की बात करते हैं। एसटीपी सिंपल से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जिस के कारण हमारे पास लूप आपके पास क्रिएट हो रहे हैं उस पोर्ट को आप ब्लॉक कर दीजिए कि रेड्यूडेंसी आपके पास खत्म आ जाए, हो मल्टीपल लिंक हमारे पास खत्म हो जाए
इसके लिए स्विच सबसे पहले ब्रिज आईडी की हमारे पास बात करता है, और ब्रिज आईडी हमारे पास क्या होते हैं। सो ब्रिज प्रायोरिटी, अगर सिस्को का स्विच है तो उसकी प्रायोरिटी हमेशा 32768 होगी, और उसके साथ स्विच के मैक एड्रेस को ये ऐड करता है, वो हमारे पास ब्रिज आईडी हो जाते हैं। ब्रिज आईडी कैलकुलेशन करने के बाद वो इलेक्शंस आपके पास परफॉर्म्स करता है कि रूट ब्रिज हमारे पास कौन बनेगा। सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लोएस्ट जो हमारे पास ब्रिज आईडी आपके पास होंगे वो हमेशा रूट ब्रिज आपके पास क्रिएट होते हैं। रूट ब्रिज से जितने सारे हमारे पास पोर्ट कनेक्टेड हैं वो नॉर्मली डेजिग्नेटेड पोर्ट के रूप में काउंट करते हैं, और मोस्टली डेजिग्नेटेड पोर्ट हमारे पास फॉरवर्डिंग पोर्ट के रूप में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद जितने सारे हमारे पास नन रूट हमारे पास लिंक आपके पास बचते हैं, उनके बीच में आपके पास इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में सबसे पहला जो हमारे पास इलेक्शन होता है वो कॉस्ट के हिसाब से होता है। जिसकी कॉस्ट कम होगी वो हमारे पास विनर होगा। लेकिन अगर लूप क्रिएट करने वाले दोनों लिंक की कॉस्ट हमारे पास अगर इक्वल होगी तो हम लोग स्विच के मैक एड्रेस की बात करते हैं। अगर स्विच का मैक एड्रेस भी फैसला नहीं कर पाता है तो हम लोग लोएस्ट पोर्ट नंबर की बात करते हैं, और फिर इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा पोर्ट हमारे पास ब्लॉक होगा और कौन सा पोर्ट हमारे पास ब्लॉक। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पोर्ट हमारे पास ब्लॉक होंगे, अब सवाल ये उठता है मेरे केस में पोर्ट नंबर 10 जो है ये हमारे पास ब्लॉक आपके पास है, तो क्या होगा जब आपके पास पोर्ट नंबर 9 किसी रीजन से हमारे पास डेड हो जाएंगे या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जब भी पोर्ट नंबर 9 अगर आपके पास प्रॉब्लम में आ जाएगा, सो नो डाउट ये जो हमारे पास पोर्ट हैं ये हमारे पास ऑन हो जाएंगे, ये ब्लॉकिंग मोड से हट जाएगा और फॉरवर्डिंग मोड यानी डाटा को वो ट्रांसफर करना आपके पास स्टार्ट करेगा। लेकिन स्विच 2 को ये किस तरह से मालूम चलेगा कि पोर्ट नंबर 9 जो है या इस लिंक में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और एक फ्रेम हमारे पास होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं BPDU, ब्रिज प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसे? ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। और ये BPDU प्रत्येक 2 सेकेंड में एक स्विच से दूसरे स्विच में पास किए जाते हैं। यानी एक BPDU हमारे पास यहां से पास होगा और एक BPDU हमारे पास यहां से पास होगा। नॉर्मली BPDU रूट ब्रिज नन रूट ब्रिज को हमारे पास पास करता है। अगर किसी रीजन से FA09 जो कि हमारे पास अगर किसी रीजन से पोर्ट नंबर 9 जो कि हमारे पास फॉरवर्डिंग पोर्ट था, अगर वह BPDU को एक्सेस नहीं कर पाता है तो हमारा स्विच 10 BPU के लिए वेट करता है, 10 BPDU तक वेट करता है। यानी 10 BPDU का मतलब क्या हुआ? 2 × 10 इज द 20 सेकेंड। अगर 20 सेकेंड तक इसे कोई भी हमारे पास BPDU नहीं मिलता है तो ये एज्यूम करता है कि ये पोर्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास डेड हो चुका है, और ऐसे कंडीशंस में ये इस पोर्ट को हमारे पास ऑन कर देता है, और इसके लिए इसे फिर से 15 सेकेंड का टाइम हमारे पास लगता है। अगर किसी रीजन से ये पोर्ट हमारे पास ऑन हो जाते हैं तो स्विच को दोनों तरफ से हमारे पास BPDU मिलना स्टार्ट होता है और स्विच को मालूम हो जाता है लूप हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशंस में वो दोनों स्विच को 20 सेकेंड के लिए हमारे पास ब्लॉक कर देता है। 20 सेकेंड को ब्लॉक करने के बाद ये हमारे पास लर्निंग फेज में, ये हमारे पास लिसनिंग फेज में हमारे पास जाता है, जिसके लिए इसके 15 सेकेंड का हमारे पास समय लगता है। लिसनिंग फेज में ये ब्रिज आईडी को ये ट्रांसफर करता है कि कौन हमारे लिए रूट ब्रिज होगा और कौन हमारे लिए नन रूट ब्रिज होगा, और लिसनिंग फेज के बाद ये फिर से एड्रेस लर्निंग फेज में जाता है, जिसके लिए इसे फिर से 15 सेकेंड हमारे पास लगते हैं, और टोटल समय
ये 50 सेकेंड का वेस्ट कर देता है। यानी अगर आपके पास मल्टीपल स्विच मल्टीपल लिंक के साथ में कनेक्टेड है और अगर कोई स्विच या कोई लिंक फ्लिप फ्लॉप है, वो बार बार ऑन होता है और बार बार आपके पास अप होता है, ऐसे सिचुएशंस में स्विच को 15 सेकेंड फिर से देने की जरूरत होती है और ये एक काफी बड़ा टाइम है। 50 सेकेंड कितना बड़ा टाइम है अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, सो नॉर्मली हमारी लाइफ जो होती है, लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो नॉर्मली 100 ईयर्स, हालांकि आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो एज होती है वो 100 ईयर्स हमारे पास होती है और हम लोग सेकेंड को कैलकुलेट करते हैं। इससे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जबकि हमारा कंप्यूटराइज डिवाइस जो है वो या तो नैनो सेकेंड में हमारे पास काम करता है या फिर माइक्रो सेकेंड में हमारे पास काम करता है। यानी एक सेकेंड का या तो वो लाखवां भाग है या फिर वो 10 लाखवां भाग है। यानी ऐसे कंडीशंस में अगर 50 सेकेंड की हमारे पास बात करें तो हमारे एज के अनुसार कम से कम वो स्विच 1 सालों तक आपके पास काम नहीं करेगा, जो कि काफी ज्यादा हमारे पास समय आपके पास होते हैं। ये एसटीपी की छोटी सी हमारे पास ड्रॉबैक्स है। आई होप आप ये सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, एसटीपी हमारे पास क्या होता है और किस वजह से हमारे पास वो कैलकुलेट आपके पास करता है। जी हाँ, मुझे लगता है कि आप इस सारे टर्म्स को अच्छे वे से समझ गए होंगे। फिर से मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आप रिवाइज करो, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे वे से आपके पास समझिए। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम आपके पास आपको देता हूं और यह मेरा एक डायग्राम है और मैं चाहता हूं कि आप ये डिसाइड कीजिए। ये छोटा सा डायग्राम है और मैं चाहता हूं कि चूंकि आपने अभी एसटीपी आपके पास पढ़ा, तो उसके नॉलेज के बेस पे आप ये डिसाइड आपके पास कीजिए कि किस स्विच का कौन सा पोर्ट हमारे पास ब्लॉकिंग पोर्ट में कन्वर्ट होगा कि हमारे नेटवर्क में लूप ऑकर्स ना हो। और इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड का आपके पास टाइम देता हूं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो आपने सोच लिया होगा कि इस डायग्राम में कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि ब्लॉकिंग पोर्ट में आपके पास कन्वर्ट होगा। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करें और देखें कि क्या आपका आंसर आपके पास सही है या नहीं है। इस डायग्राम में मैंने एज्यूम किया है कि स्विच के जितने सारे पोर्ट हमारे पास हैं, सारे पोर्ट सेम लिंक से कनेक्टेड हैं, यानी उनकी जो बैंडविड्थ हमारे पास है वो सेम है और इसके लिए हम लोग 1000 एमबीपीएस लेते हैं। तो चलिए एसटीपी हम लोग कैलकुलेट करें। हमने जो कुछ भी हमारे पास आपके पास सीखा, सबसे पहले ब्रिज आईडी हमारे पास बनेंगे और ब्रिज आईडी हमारे पिक्चर में आपके पास है। अगर हम लोग स्विच 1 की बात करें तो इनका ब्रिज आईडी हमारे पास ये है। स्विच 2 का ब्रिज आईडी हमारे पास यहाँ है। स्विच 3 का ब्रिज आईडी हमारे पास ये है और स्विच डी का ब्रिज आईडी या स्विच 4 का ब्रिज आईडी हमारे पास ये है। अब इन चारों स्विच में इलेक्शंस हमारे पास होगा और सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि हमारा रूट ब्रिज कौन होगा। हमारा रूट ब्रिज हमारे पास कौन होगा। तो सबसे पहले हम लोग रूट ब्रिज आपके पास डिसाइड करेंगे और रूट ब्रिज जैसा हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट ब्रिज आईडी जो होंगे वो हमारे पास रूट ब्रिज होंगे। तो अगर हम लोग स्विच ए की बात करें, सारे स्विच की प्रायोरिटी हमारे पास 3, 2, 7, 6, 8 है। तो सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस जो है ये डिसाइड करेगा कि कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनेगा। तो अगर यहां देखा जाए तो इसके मैक एड्रेस हमारे पास है 0A07 और इसके मैक एड्रेस हमारे पास 0107। सो इसके मैक एड्रेस हमारे पास बड़े हैं तो ये नहीं बनेगा। ये हमारे पास छोटा है, इसे और इसे कंपेयर करते हैं तो ये है 01 और ये है 00। नो डाउट ये विनर हमारे पास होगा। यहां देखते हैं 000C 000C दोनों हमारे पास सेम है।
ये हमारे पास है 4A, ये हमारे पास है D7, तो ये सबसे हमारे पास छोटा हुआ। तो ये स्विच यानी स्विच C, थर्ड नंबर का जो स्विच है, ये हमारे पास बन गए रूट ब्रिज। यानी ये हमारे पास नन रूट, नन रूट, नन रूट। रूट ब्रिज से जितने सारे स्विच हमारे पास कनेक्टेड होंगे लोएस्ट कॉस्ट के साथ, वो हमारे पास बनेगा रूट पोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट डिसाइड करते हैं। एज्यूम कीजिए कि सबों का कॉस्ट हमारे पास इक्वल है, सारे 100 Mbps लिंक से कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास हुआ 100 Mbps, 100 Mbps, 100 Mbps एंड द 100 Mbps। और 100 Mbps के जो हमारे पास कॉस्ट है वो हमारे पास है 19। तो इसका कॉस्ट हमारे पास हुआ 19। ये जो हमारे पास कॉस्ट हुई ये हुई हमारे पास 19। इनका जो कॉस्ट हमारे पास हुआ वो हुआ 19 और इसके जो कॉस्ट हमारे पास हुए वो हुए 19। चूंकि ये स्विच सी हमारे पास रूट ब्रिज है, तो स्विच ए रूट ब्रिज को दो तरीके से एक्सेस कर सकता है, फास्ट इथरनेट 0/22 से या फास्ट इथरनेट 24 के थ्रू। तो अगर ये फास्ट इथरनेट 22 के थ्रू एक्सेस करते हैं तो कॉस्ट जो हमारे पास होगा वो होगा 19, और अगर ये फास्ट इथरनेट 24 के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो इसका जो कॉस्ट होगा वो होगा 19 + 19 + 19। चूंकि यहाँ के कॉस्ट हमारे पास कम है, सो ये हमारे पास रूट पोर्ट के रूप में काउंट किए जाएंगे, रूट पोर्ट। और ये हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट के रूप में काउंट होगा। फिर अगर हम लोग स्विच डी की बात करें तो स्विच डी हमारे पास अगर 22 यानी पोर्ट नंबर 22 से अगर रूट ब्रिज को कनेक्ट करता है तो कॉस्ट हमारे पास होंगे 19, जबकि अगर पोर्ट नंबर 23 से ये स्विच सी को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास, मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्विच डी के लिए अगर मैं रूट को एक्सेस करना चाहूंगा पोर्ट नंबर 22 के थ्रू, जो हमारा कॉस्ट हमारे पास होगा वो होगा 19। और अगर स्विच डी पोर्ट नंबर 23 के थ्रू एक्सेस करेगा तो कॉस्ट हमारे पास होगा 19 + 19 + 19। ऐसे सिचुएशंस में चूंकि इसका कॉस्ट हमारे पास कम है तो फास्ट इथरनेट 0/22 ये हमारे पास रूट पोर्ट होंगे, रूट पोर्ट। और ये जो हमारे पास होगा ये हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट के रूप में काउंट किए जाएंगे। अब हम लोग स्विच बी की बात करें। स्विच बी अगर स्विच सी यानी रूट ब्रिज को कनेक्ट आपके पास करता है पोर्ट नंबर 24 के थ्रू, स्विच बी अगर पोर्ट नंबर 24 के थ्रू कनेक्ट करेगा तो इसके जो कॉस्ट हमारे पास होंगे वो के 19 + 19, 19 + 19, 38। और अगर वो फास्ट इथरनेट 23 के थ्रू अगर आपके पास एक्सेस करेगा तो इसके जो हमारे पास कॉस्ट होंगे वो हमारे पास होंगे, फास्ट इथरनेट 23 के थ्रू एक्सेस करेगा तो इसके जो कॉस्ट हमारे पास होंगे 19 + 19। यानी दोनों का जो कॉस्ट हमारे पास है वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां थोड़ा सा समझने की आपके पास जरूरत हमारे पास है कि यहाँ रूट पोर्ट हमारे पास कौन सा क्रिएट होगा। क्योंकि यहाँ हमारे पास कॉस्ट इक्वल है तो हम लोग सेकेंड स्टेप पे मूव करते हैं कि जिस स्विच का हमारे पास मैक एड्रेस सबसे कम हमारे पास होगा वो हमारे पास, जिस स्विच का मैक एड्रेस हमारे पास कम होगा वो हमारे पास विनर हमारे पास होगा। सो अगर हम फास्ट इथरनेट 23 से हम लोग डाटा को सेंड करते हैं तो वो स्विच डी के तरफ से जाएगा, और अगर 24 के थ्रू हम लोग डाटा को सेंड करेंगे
तो ये स्विच ए के थ्रू जाएगा। यानी इन दोनों में मैक एड्रेस किसका हमारे पास कम है, तो मैक एड्रेस अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे पास मैक एड्रेस है 0107 और इसका मैक एड्रेस हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है 000C। यानी विनर हमारे पास ये हमारे पास होंगे। सो ये रूट पोर्ट हमारे पास काउंट होगा और ये हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएंगे। अब ये दोनों पोर्ट यानी फास्ट इथरनेट 23 स्विच बी के लिए और फास्ट इथरनेट 23 स्विच डी के लिए यहां हमारे पास लूप ऑकर्स हो गए। ये दोनों हमारे पास नन रूट पोर्ट के रूप में हमारे पास काउंट किए जाएंगे और इन दोनों पोर्ट में से कोई एक पोर्ट हमारे पास ब्लॉक होगा। अब कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा ये डिसाइड करने के लिए हम लोग फिर से कॉस्ट का सहारा लेते हैं। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान जो हमारे पास तरीका है वो हमारे पास एक मिडिल में आप लाइन ड्रॉ करो फिर आप कैलकुलेट करो। सो ये हमारे पास हुआ 19, ये हमारे पास हुआ 19, ये हुआ 19। यानी अगर स्विच बी की ओर हमारे पास जाए तो कैलकुलेशन जो हमारे पास होगा 19 + 19 + 19। और अगर स्विच डी की ओर अगर हम लोग जाएं, स्विच डी की ओर अगर हम लोग जाएं तो हमारा जो कॉस्ट हमारे पास होगा वो होगा 19 + 19, 19 + 19। और ऐसे कंडीशंस में स्विच डी जो हमारे पास है वो हमारे पास विनर होगा। यानी ये पोर्ट हमारे पास फॉरवर्डिंग पोर्ट होंगे और ये पोर्ट हमारे पास ब्लॉकिंग पोर्ट होंगे। सो इस तरह से हम लोग एसटीपी को कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा पोर्ट हमारे पास ऑन होगा, कौन सा पोर्ट हमारे पास ब्लॉक होगा, कौन सा पोर्ट हमारे पास फॉरवर्डिंग होगा। आई होप आप इस टर्म्स को आपके पास समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज आपके पास कर दे रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास रूट ब्रिज मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है। रूट ब्रिज हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट ब्रिज आईडी होंगे वो हमारे पास रूट ब्रिज आपके पास बनेंगे। मेरी कंडीशंस में सबसे स्मॉलेस्ट ब्रिज आईडी जो है वो स्विच सी का है, तो स्विच सी हमारे पास रूट ब्रिज हमारे पास होगा। फिर आपको ये डिसाइड आपके पास करने की जरूरत है कि स्विच सी चूंकि हमारे पास रूट ब्रिज हमारे पास है तो बाकी सारे ब्रिज जो हमारे पास होंगे वो नन रूट ब्रिज होंगे और सारे नन रूट ब्रिज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूट ब्रिज के साथ में कनेक्ट होगा और सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट होगा वो हमारे पास रूट पोर्ट के रूप में हमारे पास काउंट होंगे। जैसे स्विच डी अगर पोर्ट नंबर 22 से कनेक्ट करेगा तो इसका कॉस्ट हमारे पास 19 होगा, तो ये हमारे पास रूट पोर्ट हो जाएंगे। रूट पोर्ट के रिवर्ट में हमारे पास डीपी यानी डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं जो कि हमेशा फॉरवर्डिंग आपके पास होंगे। स्विच ए की बात करें तो चूंकि स्विच ए स्विच सी के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो नो डाउट ये पोर्ट हमारे पास रूट पोर्ट आपके पास काउंट किए जाएंगे और ये पोर्ट हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट हमारे पास हो जाएंगे। स्विच बी की अगर हमारे पास बात करें तो स्विच बी अगर पोर्ट नंबर 24 से एक्सेस करेगा तो यहां हमारे पास कॉस्ट 19 है, यहां हमारे पास कॉस्ट 19 है, यानी टोटल कॉस्ट जो हमारे पास होगा वो 38 होगा अगर हम लोग इस डायरेक्शन से एक्सेस करें। और अगर हम लोग इस डायरेक्शन से भी एक्सेस करें तो हमारा कॉस्ट जो होगा वो 38 होगा। चूंकि कॉस्ट यहाँ फैसला नहीं कर पा रहा है तो हम लोग दूसरे लॉजिक को फॉलो करेंगे कि किस स्विच का सेंडर स्विच का मैक एड्रेस हमारे पास सबसे कम है। तो अगर स्विच बी स्विच ए की तरफ से डाटा सेंड करता है तो उसका मैक एड्रेस हमारे पास है 000C और अगर स्विच डी की तरफ से भेजता है तो उसका मैक एड्रेस हमारे पास है 0107। चूंकि हमारे पास इस कंडीशंस में स्विच ए हमारे पास विनर हुआ क्योंकि इसके मैक एड्रेस हमारे पास छोटे हमारे पास है। सो स्विच बी का फास्ट इथरनेट 0/4 हमारे पास रूट ब्रिज के रूप में काउंट किए जाएंगे और इसके रिवर्ट में ये हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट में क्रिएट हो जाएगा। तो सारे हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट मुझे मालूम चल गए। अब नन डेजिग्नेटेड पोर्ट हमारे पास सिर्फ 2 ही बचते हैं। इनके बीच में हमारे पास इलेक्शंस आपके पास होंगे। इलेक्शंस में फिर से हम लोग कॉस्ट निकालेंगे क्योंकि इलेक्शन सबसे पहले कॉस्ट को ही तय करता है। तो यहाँ कॉस्ट निकालने के लिए आप एक मिडिल में एक लाइन को आपके पास ड्रॉ कीजिए और इनके कॉस्ट हमारे पास हुए 19 + 19 + 19 यानी
ये हमारे पास उस समय जब हम लोग इस डायरेक्शंस की ओर अपने डाटा को सेंड करें। अगर हम लोग इस डायरेक्शन की ओर डाटा सेंड करेंगे तो अगेन कॉस्ट हमारे पास होगा 19 एंड द 19। क्लियर। और यहाँ हमारे पास कॉस्ट हमारे पास है 38, जबकि यहाँ जो हमारे पास कॉस्ट है वो हमारे पास ज़्यादा है। तो स्विच हमेशा ही इस डायरेक्शन में डाटा को सेंड करना चाहेगा, यानी ये हमारे पास फॉरवर्डिंग पोर्ट हो जाएंगे और ये हमारे पास ब्लॉकिंग पोर्ट हमारे पास हो जाएंगे। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी वे से समझ चुके होंगे। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी वे से आपके पास समझ चुके हैं तो 2 या 3 सवाल मैं आपको देता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप उन सारे सवालों को बनाइए और चेक कीजिए कि क्या आप एसटीपी के अकॉर्डिंग रूट ब्रिज या नॉन रूट ब्रिज, फॉरवर्डिंग पोर्ट एंड ब्लॉकिंग पोर्ट आप सेलेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 2 या 3 हम लोग डिजाइन आपके पास ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक नेटवर्क है, ये हमारे पास एक स्विच है, ये स्विच हमारे पास एक और स्विच के साथ में कनेक्टेड है, ये स्विच हमारे पास एक और स्विच के साथ में कनेक्टेड है, हमने एक और स्विच लिया, हमने एक और स्विच लिया और यहां हमने कनेक्ट कर दिया। रेडंडेंटली क्रिएट हो रहा है। सपोज इसका मैक एड्रेस हमारे पास है 1000, इसका मैक एड्रेस हमारे पास है 2000, इसका मैक एड्रेस हमारे पास है 3000, इसके मैक एड्रेस हमारे पास है 4000, इसके मैक एड्रेस है 5000। आपको ये बताना है सारे जो है वो हमारे पास 100 Mbps लिंक्स के साथ में कनेक्टेड हैं। 100 Mbps, ये हमारे पास है 100 Mbps, 100, 100 एंड 100। आपको ये बताना है कि कौन सा पोर्ट हमारे पास ब्लॉक होगा। ये एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक स्विच है, ये हमने 2 और स्विच लिए हैं और इन दोनों स्विच को हमने इस तरह से कनेक्ट किया। यहां हमने लिया 20, 30, 10, 5, 8। आपको यह बताना है कि इस नेटवर्क में कौन सा पोर्ट हमारे पास ब्लॉक पोर्ट के रूप में काउंट किए जाएंगे। एक और स्विच अगर हम लोग ले लें, एक और स्विच अगर डायग्राम हम लोग ले लें, हमने इसके साथ यूं कनेक्ट किया, 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 हमने इसके साथ यूं कनेक्ट किया। एक बहुत ही घटिया डायग्राम हमारे लिए आपके पास बन गया है, लेकिन अच्छा है सीखने के लिए। ये हमने लिया, सपोज इसका मैक एड्रेस 5 है, इसका मैक एड्रेस 6 है, इसका मैक एड्रेस 7 है, इसका मैक एड्रेस 8 है। सो ये 3 सवाल आपके लिए, आपको ये बताने की जरूरत है कि इसमें से ब्लॉकिंग पोर्ट हमारे पास कौन कौन से बनेंगे। आंसर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आई होप कि आप इसको क्रिएट कीजिए और अच्छे से क्रिएट कीजिए और मैं डेफिनेटली 100% श्योर हूं कि आपका आंसर हमेशा ही राइट होगा। सो ये एसटीपी, अभी जो हमने पढ़ा, एसटीपी को क्रिएट करने वाली कंपनी जो थी वो थी IEEE। हालांकि इसको IEEE ने नहीं क्रिएट किया था, इसको DEC डेक करके हमारे पास कंपनी थी, ठीक है, और इसने स्पैनिंग ट्री को क्रिएट आपके पास किया, एसटीपी को क्रिएट किया। इसके बाद में IEEE ने इसे अडॉप्ट किया और IEEE का जो इसके पास नंबर है दैट इज कॉल्ड 802.1D। और एसटीपी का इस्तेमाल नॉर्मली लूप को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेयर 2 में या स्विच में जो लूप हमारे पास क्रिएट होते हैं वो अवॉइड करने के लिए हम लोग आपके पास इस्तेमाल करते हैं। एसटीपी सिंपल वे से हमारे पास काम करता है, ये डिसाइड करता है कि जो लूप आपके पास क्रिएट हो रहे हैं उसमें से कौन सा पोर्ट हमारे पास फॉरवर्डिंग पोर्ट होगा और कौन सा पोर्ट हमारे पास ब्लॉकिंग पोर्ट आपके पास होगा। और इसके लिए एसटीपी सबसे पहले रूट स्विच को आपके पास एलेक्ट करता है, डिसाइड करता है कि रूट स्विच या फिर रूट ब्रिज आप इसको बोल सकते हैं, रूट ब्रिज कौन आपके पास बनेगा। और
रूट ब्रिज में जितने सारे पोर्ट हैं नॉर्मली उसको हम लोग डेजिग्नेटेड पोर्ट के रूप से जानते हैं, यहाँ पे पास है, और वो हमेशा ही फॉरवर्डिंग स्टेट में यहाँ पे पास होते हैं। एक बार जब आपके पास ये डिसाइड आपके पास हो गया कि कौन सा हमारे पास रूट, कौन हमारे पास रूट ब्रिज आपके पास बनेंगे, और ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं रूट ब्रिज को इलेक्ट करने के लिए ये बीपीडीयू आपके पास ट्रांसफर करता है, जिसमें मैक एड्रेस हमारे पास होते हैं और वो डिसाइड करता है, सारे मैक एड्रेस को मैच करता है और ये डिसाइड करता है कि रूट ब्रिज हमारे पास कौन सा होगा। एक बार रूट ब्रिज डिसीजन होने के बाद हम लोग सबसे बेस्ट पाथ को हम लोग फाइंड करते हैं कि रूट ब्रिज से सबसे बेस्ट पाथ से कौन सा कनेक्टेड है। जो सबसे बेस्ट पाथ हमारे पास होगा वो नॉर्मली हमारे पास रूट पोर्ट के रूप में हमारे पास काउंट किए जाते हैं, और बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉस्ट की बात हम लोग करते हैं। कॉस्ट हमारे पास, ये हमारे पास कॉस्ट हमारे पास है, अगर आपके पास 100 Mbps का लिंक है तो कॉस्ट हमारे पास 100 होगा, 100 Mbps का लिंक है तो कॉस्ट 19 होगा, 1000 Mbps के लिंक है तो कॉस्ट हमारा 4 होगा, और 10,000 के लिंक है तो कॉस्ट हमारे पास 2 होगा। ये लेटेस्ट हमारे पास फॉर्मूले हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। पहले कुछ और फॉर्मूले इस्तेमाल होते थे, लेकिन फिलहाल अभी यही फॉर्मूला आपके पास मार्केट में चल रहे हैं। फिलहाल अभी ये इस फॉर्मूले को हम लोग आपके पास फॉलो करते हैं। अगर आप बुक पढ़ते हो तो बहुत जगहों पर इसे नॉन लीनियर फॉर्मूले के रूप में आपके पास काउंट किए जाते हैं। अगर पाथ फैसला कर पाता है तो वेल एंड गुड, अगर पाथ फैसला नहीं कर पाता है तो मुझे सबसे लोएस्ट ब्रिज आईडी, ये सेंडर स्विच के सबसे लोएस्ट ब्रिज आईडी को हम लोग आपके पास सेलेक्ट करते हैं, यानी हमारा डाटा जिस स्विच की ओर जा रहा है उसका ब्रिज आईडी हमारे पास क्या है। सबसे स्मॉलेस्ट ब्रिज आईडी जो हमारे पास होंगे, सबसे लोएस्ट ब्रिज आईडी जो होंगे वो हमारे पास रूट पोर्ट के रूप में आपके पास काउंट किए जाएंगे। अगर ये भी फैसला नहीं कर पाता है तो सेंडर पोर्ट एड्रेस, जिस पोर्ट के थ्रू हम लोग आपके पास सेंड कर रहे हैं वो पोर्ट हमारे पास फैसला करेगा कि हमारे पास कौन सा पोर्ट हमारे पास रूट पोर्ट बनेंगे। एक बार ये होने पे बाकी जो हमारे पास पोर्ट होंगे वो हमारे पास नन रूट पोर्ट के रूप में काउंट किए जाएंगे। नन रूट पोर्ट पे भी हम लोग सेम फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कॉस्ट डिसाइड करते हैं, हम लोग ब्रिज आईडी डिसाइड करते हैं और सेंडर पोर्ट डिसाइड करते हैं। जो सबसे हाईएस्ट हमारे पास होगा वो ब्लॉकिंग में चले जाते हैं और लोएस्ट हमेशा ही आपके पास विनर आपके पास होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट की बात करता है। अगर आपके घर में अगर आप सबसे बड़े हो और आपसे छोटे कोई भाई या कोई बहन हो और आप दोनों के बीच में कभी लड़ाई होते हो तो आप अपने पापा से, आपके पापा आते होंगे या मम्मी आती होंगे समझाने के लिए, और हमेशा वो एक ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, छोड़ दो बेटा, वो छोटा बच्चा है, काम करने दो। तो स्विच भी हमारे पास इसी तरह से काम करता है। वो इलेक्शंस आपके पास परफॉर्म करता है और सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है उसको वो बेस्ट के रूप में काउंट करता है और उसे वो अडॉप्ट हमारे पास करता है। सो ये एसटीपी इलेक्शंस, जब भी हम लोग आपके पास स्विच की बात करें तो स्विच में हमारे पास जितने सारे पोर्ट हमारे पास होते हैं वो सारे पोर्ट के अपने डिफरेंट स्टेट होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्विच पोर्ट स्टेटस और स्टेट। और स्विच के एक पोर्ट हमारे पास अपने पूरे लाइफ साइकिल में 5 अलग अलग फेज में हमारे पास जाते हैं। एक हमारे पास है डिसेबल स्टेट, यानी डिसेबल स्टेट में ये कोई भी फ्रेम को फॉरवर्ड नहीं करता है, यानी अगर स्विच का कोई पोर्ट डिसेबल हो तो वो नॉर्मली डेड के रूप में काउंट होते हैं। नॉर्मली डिसेबल पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर उसे डिसाइड करता है। नॉर्मली अगर स्विच का ये पोर्ट हमने डिसेबल कर दिया तो ना तो यहां से कोई फ्रेम आएंगे ना ही यहां कोई फ्रेम आपके पास जाएंगे। ब्लॉक स्टेट, नॉर्मली स्विच ब्लॉक स्टेट में उस समय आपके पास जाते हैं अगर ये स्विच का पोर्ट ये हमारे पास ब्लॉक है तो यहां कोई भी फ्रेम ये पास नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बीपीडीयू कोलिशन आपके पास करता है। और एक स्विच के ब्लॉक स्टेट की जो मैक्सिमम एज होती है वो हमारे पास 20 सेकेंड के रूप में आपके पास होता है। यानी कौन सा पोर्ट हमारे पास ब्लॉक आपके पास होगा, या अगर सारे पोर्ट स्विच के हमारे पास ब्लॉक आपके पास होते हैं तो उसकी मैक्सिमम एज हमारे पास 20 सेकेंड आपके पास होती है। लिसनिंग स्टेट में स्विच हमारे पास बीपीडीयू को लिसन करता है,
कि कौन हमारे पास रूट बनेगा, कौन हमारे पास नन रूट आपके पास बनेगा। और इस लिसनिंग स्टेज की जो आपके पास टाइम होती है वो हमारे पास 15 सेकेंड होती है। यानी ब्लॉकिंग के लिए या ब्लॉक स्टेज जो हमारे पास होता है वो 20 सेकेंड का होता है, लिसनिंग स्टेज जो हमारे पास होते हैं वो 15 सेकेंड के होते हैं। लिसनिंग स्टेज के बाद स्विच हमारा लर्निंग स्टेट में आपके पास जाता है, जहां वो कैम टेबल या फिर मैक टेबल को क्रिएट आपके पास करता है, और इसके लिए वो 15 सेकेंड का टाइम लेता है। यानी एक बार ये हमने पहले भी देखा था कि टोटल टाइम जो हमारे पास होते हैं वो 15 सेकेंड होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आपके पास टाइम है। फॉरवर्डिंग और फॉरवर्डिंग स्टेट हमारे पास वो स्टेट होता है जहां स्विच आपके फ्रेम को आपके पास सेंड कर सकता है। तो ये स्विच के हमारे पास पोर्ट के स्टेट, यानी एक स्विच का पोर्ट अपनी लाइफ में इन 5 में से किसी एक स्टेट में होगा ही होगा। या तो वो डिसेबल होगा, या तो ब्लॉक होगा, या तो वो लिसनिंग स्टेट में होगा, या तो लर्निंग स्टेट में होगा, या तो फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा। हालांकि जब भी हम लोग स्विच की आपके पास बात करें हालांकि जब भी हम लोग आपके पास स्विच की आपके पास बात करें तो स्विच नॉर्मली में हमारे पास प्लग एंड प्ले डिवाइस है। यानी अगर आप स्विच को मार्केट से परचेज करके लाते हो, अगर वो कॉन्फ़िगरेबल स्विच भी है और स्विच में सारे पीसी को अटैच कर देते हो, तो वो आपके पास काम करेगा। लेकिन एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग आपके पास देखा जाए तो स्विच को एक्सेस करने के लिए भी हमारे पास वही तरीके इस्तेमाल होते हैं जो राउटर के आपके पास होते हैं। जैसा आपको याद हो कि एक राउटर को हम लोग 3 वे से हमारे पास 3 तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक हमारे पास है कंसोल पोर्ट, दूसरा हमारे पास है AUX पोर्ट, और तीसरा हमारे पास था टेलनेट। ठीक उसी तरीके से अगर आप स्विच को एक्सेस करना चाहें तो आप कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, आप टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन स्विच में हमारे पास AUX पोर्ट नहीं होते हैं। यानी स्विच को एक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 मेथड हैं, कंसोल और टेलनेट। कमांड आपके पास वही आपके पास होंगे जो कमांड हमने आपके पास राउटर में आपके पास पढ़े। जहां तक पासवर्ड की बात है तो स्विच में हम लोग इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट करते हैं, जैसा राउटर में हमारे पास था। वी कैन सेट द इनेबल पासवर्ड, वी कैन सेट द इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, वी कैन सेट द कंसोल पासवर्ड, वी कैन सेट द टेलनेट पासवर्ड। अगर आप चाहो तो स्विच का आप आईपी एड्रेस आप सेट कर सकते हो। तो अगर आप स्विच का आईपी एड्रेस आपके पास सेट करना चाहते हो तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है int vlan 1, int vlan 1। उसके बाद आपको आईपी एड्रेस देने की जरूरत है। जो भी आपके पास आईपी एड्रेस है हम लोग आईपी एड्रेस देंगे। उसके बाद हम लोग सबनेट मास्क आपके पास देंगे, और फिर हम लोग लिखेंगे नो शट। हालांकि अगर आप पुराने स्विच का इस्तेमाल कर रहे हो, सिस्को में काफी पुराना एक स्विच है, मुझे याद है 1900 का स्विच है। तो अगर आप 1900 का स्विच इस्तेमाल कर रहे हो तो ये कमांड आपके पास नहीं काम करते हैं। तो नॉर्मली अगर आपके पास 2900 के सीरीज के ऊपर के अगर आपके पास यानी 1900 से अगर आपके पास ऊपर के सीरीज के आपके पास स्विच हो तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आप छोटा सा काम कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, आप बैनर दे सकते हो। सपोज अगर मैं स्विच को कॉन्फ़िगर आपके पास करना चाहूँ, एक छोटा सा मैं डायग्राम ले लेता हूँ। ये हमारे पास है स्विच 1। अगर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर आपके पास करेंगे तो राउटर की तरह यहाँ भी हमारे पास सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट आएंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे इनेबल, ये हैश में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे कॉन्फ़िग टी, फिर हम लोग पासवर्ड सेट करेंगे। हमने लिखा इनेबल पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हो। मैंने पासवर्ड दिया वो था ASD। हम लोग इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट करेंगे, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड हमारे पास होगा ASD। जब आप सेट करोगे यू गॉट द वार्निंग मैसेज कि इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट हमारे पास सेम हमारे पास है।
हम लोग लाइन का पासवर्ड सेट करेंगे। हमने लिखा लाइन कंसोल 0, हमने लिखा पासवर्ड, जो भी हम लोग पासवर्ड देना चाहते हैं, ये इंटर का सिंबल है। फिर हमने लिखा लॉगिन, हम लोग टेलनेट का पासवर्ड सेट करेंगे। हम लिया लाइन VTY 015, हमने लिया पासवर्ड, सेम कॉन्फ़िगरेशन जो आपने राउटर में आपके पास किया है, पासवर्ड लॉगिन। यहां हालांकि आप इतना भी कॉन्फ़िगर करोगे तो ये हमारे पास स्विच आपके पास काम करेगा, नहीं भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो स्विच हमारे पास काम करेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्री पर्पस के लिए अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, सो मैं सबसे पहले आईपी एड्रेस सेट करता हूं। तो आईपी एड्रेस सेट करने के लिए हमने लिखा INT VLAN 1। क्यों VLAN 1 लिखते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास आपको मालूम चलेगा। हमने लिखा आईपी एड्रेस, सपोज हमारा आईपी एड्रेस जो हमारे पास है वो है 192.168.5.1। सबनेट मास्क हम लोग देंगे 255.255.255.0। इसके बाद हम लोग लिखेंगे नो शट। डॉक्यूमेंट्री पर्पस के लिए हम लोग आपके पास डिस्क्रिप्शन देंगे। हमने लिखा INT, सपोज ये फास्ट इथरनेट 0/1 है, ये 0/2 है, ये 0/3 है, ये 0/4 है। हमने लिखा INT फास्ट इथरनेट 0/1 और ये एक पीसी के साथ में कनेक्टेड है जिस पीसी का नंबर है 1 2 3 4। हमने लिया डिस्क्रिप्शन दैट इज को DESC। हमने लिखा कनेक्शंस, आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो, कनेक्शंस विथ PC1, ये आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने लिया कनेक्शन विथ PC1। फिर उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे INT फास्ट इथरनेट 0/2, ये PC2 के साथ में कनेक्शन है। हमने लिखा डिस्क्रिप्शन, हमने लिखा कनेक्शन, हमने लिखा कनेक्शंस विथ PC2। फिर हम लोग लिखेंगे INT फास्ट इथरनेट 0/3, हमने लिया डिस्क्रिप्शन, हमने लिखा कनेक्शन विथ PC3। सेम कॉन्फ़िगरेशन हम लोग PC के साथ करेंगे। सेम कॉन्फ़िगरेशन हम लोग फास्ट इथरनेट 0/4 के लिए हम लोग करेंगे। हमने लिखा INT फास्ट इथरनेट 0/4, हमने लिखा डिस्क्रिप्शन DESC कनेक्शंस विथ PC4। फिर हम लोग या तो हम लोग राइट लिख सकते हैं WR, ये हमारे पास क्या करेगा, रैम के कंटेंट्स को हमारे पास कॉपी करके स्टार्टअप कॉन्फ़िग में हमारे पास ले जाएगा। या फिर हम लोग अगर लिखना चाहें इज अ कॉपी रन स्टार्ट। ये कुछ हमारे पास स्विच के बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ये सारा प्रैक्टिकल हम लोग पहले पैकेट ट्रेसर में देखते हैं और अगले क्लास में जब भी हम लोग आपके पास मिलेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि STP में जो 50 सेकेंड का टाइम हमारे पास वेस्ट हमारे पास हो रहे हैं, उस टाइम को सेव करने के लिए हमारे पास क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। और STP में जब ऑटोमेटिक रूट ब्रिज हमारे पास कॉन्फ़िगर हमारे पास होते हैं, सो कभी कभी हमारे नेटवर्क में वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर मुझे अपना रूट ब्रिज मैनुअली क्रिएट करना हो तो वो हम लोग किस वजह से करेंगे। तो आइए चलते हैं पैकेट ट्रेसर। तो यह हमारा पैकेट ट्रेसर, और हमने पैकेट ट्रेसर में एक हमने स्विच लिया। आप कोई भी स्विच ले सकते हो, मेरे पास 2960 का मैं एक स्विच आपके पास ले रहा हूं। तो ये हमने एक स्विच लिया, 24 पोर्ट के हमारे पास ये स्विच है। सो ये हमने एक स्विच आपके पास लिया। हम लोग 4 PC लेते हैं, PC1, PC2,
PC3, PC4 और इसे कनेक्ट किया जाए। हमने कनेक्शंस लिया, हालांकि जैसा मैंने आपके पास स्टार्टिंग में बताया कि स्विच जो हमारे पास है, चाहे वो कॉन्फ़िगरेबल स्विच हो या नॉन कॉन्फ़िगरेबल स्विच हो, ये हमारे पास प्लग एंड प्ले होते हैं। आप इसे कॉन्फ़िगर करें या ना करें, ये काम करेगा ही करेगा। लेकिन अच्छी बात है कि चूंकि मैंने कॉन्फ़िगरेबल स्विच आपके पास लिए हैं, तो इसे हम लोग कॉन्फ़िगर आपके पास करें। मैंने पीसी का आईपी एड्रेस आपके पास सेट किया, ये हमने पीसी का आईपी एड्रेस लिया 192.168.5.192.168.5.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0। PC2 के पास हम लोग चलते हैं। डेस्कटॉप हमने लिया 192.168.5.2, सबनेट मास्क जो हमारे पास होगा 255.255.255.0। जैसा आप देख रहे हो, पीसी और स्विच के सारे पोर्ट आपके पास ग्रीन दिखा रहे हैं, यानी ये काम करना आपके पास स्टार्ट कर दिया है। PC3 का आईपी एड्रेस हम लोग सेट करेंगे 5.3.192.168.5.3, सबनेट मास्क हमारे पास होगा 255.255.255.0। PC4 का हम लोग आईपी एड्रेस सेट करेंगे, वो हमारे पास होगा 192.168.5.4, सबनेट मास्क हमारे पास होगा 255.255.255.0। स्विच में हम लोग चलते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास करते हैं। CLI प्रॉम्प्ट में गए, जैसा हम लोग राउटर में ऑलरेडी आपके पास पढ़ चुके हैं। ये हम लोगों को सबसे पहले यूजर EXEC मोड में आएगा, यहाँ हम लोग कमांड टाइप करेंगे इनेबल, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉन्फ़िग T। हम लोग सबसे पहले स्विच का आईपी एड्रेस सेट करते हैं, या पासवर्ड सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं। हमने लिया इनेबल। अगर आप यहाँ देखा जाए तो राउटर की जगह भी आप यहाँ दो पासवर्ड सेट कर सकते हैं, इनेबल पासवर्ड एंड द इनेबल सीक्रेट। हमने लिया इनेबल पासवर्ड और हमारा पासवर्ड होगा ASD, फिर हम लिखेंगे इनेबल सीक्रेट, हमने पासवर्ड दिया ASD। अफकोर्स वार्निंग मैसेज हमारे पास आ रहा है कि इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट हमारे पास डिफरेंट होना चाहिए। फिर हम लोग कंसोल का पासवर्ड सेट करेंगे, हमने लिया लाइन। जब हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ VTY आप सेट कर सकते हो, आप कंसोल आपके पास सेट कर सकते हो। AUX पोर्ट यहाँ हमारे पास नहीं है, हमने लिखा लाइन कंसोल 0, हमने पासवर्ड हमारे पास दिया ASD, फिर हम लोग लिखेंगे लॉगिन। ठीक कॉन्फ़िगरेशंस राउटर की तरह हम लोग लिखेंगे लाइन VTY 0 स्पेस 15, हमने लिया पासवर्ड ASD, हम लोग लिखेंगे लॉगिन। हम लोग पूरे स्विच का हम लोग आईपी एड्रेस हम लोग आपके पास सेट करते हैं। हमने लिखा INT फास्ट इथरनेट INT VLAN 1, हमने स्विच का आईपी एड्रेस दिया आईपी एड्रेस 192.168.5.5, सबनेट मास्क 255.255.255.0 और इसे हम लोग नो शट लिखेंगे, हमने लिखा नो शट। डिस्क्रिप्शन हम लोग आपके पास सेट करते हैं, हमने लिया INT फास्ट इथरनेट 0/1, हमने लिखा DESC, ये हमारे पास PC1 के साथ कनेक्ट है, तो अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं कनेक्शंस विथ PC1। उसी वजह से हम लोग INT फास्ट इथरनेट 0/2, हमने लिखा डिस्क्रिप्शन PC2। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए हमारे पास है कि आपके जाने के बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो वो समझ सके कि कौन सा पोर्ट किस पीसी के साथ में कनेक्ट है। INT फास्ट इथरनेट 0/3, हमने लिखा D
DESC, हमने लिखा कनेक्शंस विथ EC3 और हमने लिखा INT फास्ट इथरनेट 0/4, हमने लिखा डिस्क्रिप्शन, हमने लिखा कनेक्शंस विथ PC4। ये सब कुछ हो चुका है, हम लोग राइट कर सकते हैं और ये हमारे पास राइट हो चुका। राइट की जगह हम लोग एक दूसरा कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉपी रन स्टार्ट। कॉपी रन स्टार्ट, ये दो में से आप किसी एक कमांड का इस्तेमाल कीजिए, या तो आप राइट कीजिए WR या फिर आप कॉपी रन स्टार्ट कमांड का इस्तेमाल कीजिए, दोनों आपके पास सेम आपके पास काम करेगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे देखना है तो हमने लिखा शो रन और ये आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। इनेबल सेक्रेट का पासवर्ड हमारे पास ये है, इनेबल पासवर्ड हमारे पास ये है। हमने डिस्क्रिप्शन जो आपके पास दिए हैं, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन आपके पास देख सकते हो। स्पैनिंग ट्री बाय डिफॉल्ट जो मोड हमारे पास है वो है PVST। क्या होता है PVST वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और बाकी सारे कोई भी इंटरफेस हमारे पास नहीं कनेक्शंस हैं जैसा आप देख रहे हो। और स्विच का जो हमने IP एड्रेस दिया दैट इज कॉल्ड 5.5। कंसोल का जो पासवर्ड है वो ASD। टेलनेट का जो पासवर्ड हमारे पास है वो है हमारे पास ASD और ये बिल्कुल आपके पास सही है। अगर मैं स्विच का मैक एड्रेस आपके पास देखना चाहूँ कि क्या स्विच के मैक एड्रेस टेबल में या काम टेबल में कुछ आया क्या, सो हमने लिखा शो कमांड जो हमारे पास है शो मैक या शो मैक एड्रेस टेबल, तो हमने लिखा शो मैक एड्रेस टेबल। और जैसा आप देख रहे हैं कि स्विच के मैक एड्रेस टेबल में या कैम टेबल या मैक टेबल या फॉरवर्ड एंड फिल्टर टेबल, उसको बहुत सारे नाम से लोग जानते हैं, उसमें कोई भी हमारे पास एड्रेस आपके पास अभी तक नहीं आपके पास आया हुआ है। इसके लिए हमें कुछ समय वेट करना होगा और वेट करने से अच्छा है कि हम लोग PC1 पे जाते हैं और PC1 से लास्ट PC को हम लोग आपके पास पिंग करने की कोशिश करते हैं। सो ये हमने PC1 को क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट, और हमने यहाँ लिखा पिंग 192.168.5.4 और ये पिंक आपके पास हो रहा है। तो चूंकि ये पिंक हो रहा है तो ये जो भी पिंक हमारे पास गए हैं वो स्विच के थ्रू ही पास हुआ होगा। तो 100% स्विच के मैक टेबल में अब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आए होंगे या आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या स्विच ने कुछ अडॉप्ट किया या नहीं किया। और ये हमारा स्विच की कमांड शो मैक एड्रेस टेबल और हमने ये इंटर मारा, तो आप देख रहे हो जैसा बता रहा है कि फास्ट इथरनेट 1 और फास्ट इथरनेट 4 के एड्रेस इसके पास मैक एड्रेस है और इन्होंने डायनामिक आपके पास ये एड्रेस है। उसी वजह से कभी ना कभी पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 में कौन से PC कनेक्टेड हैं वो आपके पास लर्न करेगा। आई होप ये सारा कुछ आप समझे। मैं आशा करता हूं कि आप इसका प्रैक्टिकल आपके पास करेंगे, आप इसको अच्छे वजह से आपके पास प्रैक्टिकल कीजिए। खासकर आपको STP के लिए आपको जो क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हैं आप उसको देखिए। STP इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक फेवरेट टॉपिक में से एक है, यानी कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या फिर आप सिस्को का ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, इन दोनों में STP की एक ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा सवाल आपके पास पूछे जाते हैं। तो STP के पार्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से आपके पास देखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।